अस्सलाम वालेकुम टेंथ क्लास। उम्मीद है बेटा आप सब लोग खैरियत से होंगे। टेंथ की केमिस्ट्री का हम सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर जो हमने लास्ट टॉपिक किया था वो मुकम्मल कर चुके थे। उसमें हमने पढ़ा था सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर क्या है, हार्डनेस कितनी तरह की है, उसको रिमूव कैसे किया जा सकता है, टेम्परेरी हार्डनेस के मेथड और थे, परमानेंट हार्डनेस के मेथड और थे, और लास्ट पे हमने पढ़ा था कि डिसएडवांटेज क्या हैं हमारे पास हार्ड वाटर के। आज जो हमारा लेक्चर चैप्टर चूँकि वाटर के बारे में है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आज का हमारा टॉपिक है वाटर पोल्यूशन, पानी की आलूदगी। ये एक लेंथी टॉपिक है, आपकी बुक में बहुत सारा थ्योरी की फॉर्म में राइट किया गया है। यहाँ मैंने जो मेन बातें हमने डिस्कस करनी है उनको आप कह लें हेडिंग की फॉर्म में या हिंट की फॉर्म में लिख लिया है। वन बाय वन हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और बिल्कुल आसान अल्फाज में डिस्कस करेंगे ताकि जब आप बुक को पढ़ें, याद करने के लिए खोलें, तो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हों, ईजीली आप सारी बातों को पिक कर लें और अच्छे से अपना टॉपिक याद करें। सबसे पहले आपको वाटर पोल्यूशन का पता होना चाहिए, वाटर पोल्यूशन है क्या। तो वाटर पोल्यूशन की जो डेफिनेशन आपकी बुक में की गई है उसमें कहा गया है इट इज़ द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडीज़ का मतलब जहाँ जहाँ पानी मौजूद है उनकी कंटेमिनेशन का मतलब होता है आलूदा होना, जहरीला होना, उसकी जो ओरिजिनल क्वालिटी है उससे गिर जाना। तो जहाँ जहाँ पर पानी मौजूद है उसका कंटेमिनेट होना क्या कहलाता है, वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन होती कैसे है, जितना भी वेस्ट है, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो चाहे सॉलिड फॉर्म में हो, जब डायरेक्टली उन्हें किसी ओपन जगह पर या जितने भी हमारे वाटर रिजर्वायर हैं, पानी के ज़खायर हैं, नहरें हैं, दरिया है, समुंदर हैं, उनमें छोड़ दिया जाएगा, इंटर कर दिया जाएगा, तो क्या होगा, उससे वाटर पोल्यूशन होगी, जिसके बहुत बुरे असरात हैं। ये दोनों ही अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन हैं, वाटर पोल्यूशन की डेफिनेशन भी और ये किस तरह से होती है कि जब जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है हम उसे डायरेक्टली डिस्चार्ज कर देंगे वाटर बॉडीज़ में, तो उसके नतीजे में क्या होगा, वाटर पोल्यूशन होगी। अब उन्होंने 3 ज़राए बताए हैं जिनके ज़रिए जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं वो डायरेक्टली डिस्चार्ज होते हैं और वाटर को कंटेमिनेट करते हैं और उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होती है। वो 3 ज़राए कौन कौन से हैं। नंबर 1 इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट। इफ्लुएंट का वर्ड यूज़ किया गया है। इफ्लुएंट का मतलब होता है वेस्ट प्रोडक्ट, लिक्विड वेस्ट आप कह लें, सॉलिड भी शामिल होता है इसमें। आप अगर ओवरऑल टर्म यूज़ करना चाहते हैं तो वेस्ट की टर्म यूज़ कर लें कि इंडस्ट्री का जितना भी वेस्ट है। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, डोमेस्टिक इफ्लुएंट्स, एग्रीकल्चर इफ्लुएंट्स कि जितना हम ज़राअत में हमारे पास जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, इन 3 चीज़ों को आपकी बुक में डिस्कस किया गया है। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या है। इंडस्ट्रीज़ बेटा लगाई जाती हैं ताकि हमारी ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। वो हमारी ज़रूरियात को पूरा तो करती हैं लेकिन उसके अलावा उनके नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं। नुकसान क्या है, वहाँ पर जितना भी आप कह लें बाय प्रोडक्ट है जिसकी ज़रूरत नहीं है, उसमें बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स हैं, एसिड्स हैं, साल्ट्स हैं, वो सारा क्या किया जाता है, डायरेक्टली डिस्चार्ज कर दिया जाता है, या तो खुली जगहों पर या फिर किसी नदी नाले में, जिसकी वजह से क्या होता है, वो सारी चीज़ें वहाँ जाकर पानी को जहरीला कर देती हैं और वाटर पोल्यूशन हो जाती है। वो जो सारी चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री से निकल रही हैं और जाके वाटर को पोल्यूट कर रही हैं, वो कहलाती हैं इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट में बेटा एक और चीज़ आ जाती है, वो है वाटर एज ए क्लीनिंग एजेंट। क्वेश्चन होता है कि जिस वाटर को क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए वो कैसे पोल्यूशन काज करता है। इंडस्ट्रीज़ में जब अब फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्री है, वो कोई चीज़ प्लास्टिक की कोई चीज़ तैयार कर रही है, मुख्तलिफ केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, उन्हें अपना प्रोडक्ट मिल गया, प्रोडक्ट के बाद जब वो वॉश करते हैं अपने पूरे सिस्टम को, तो वो किसका इस्तेमाल करते हैं, वाटर का। जब पानी से सारा सिस्टम धोया, ज़ाहिरी बात है वहाँ पर कुछ उसकी आप कह लें बाकियात बाकी होंगी, वो क्या होगा, पानी जब उसको वॉश करेगा अच्छे से तो अपने साथ उन सारी चीज़ों को ले आएगा, फिर जब वो क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल किया हुआ पानी भी कहीं जाएगा तो वो भी जाकर वाटर पोल्यूशन करेगा। अब जितने भी इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं उनके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। नंबर 1 क्वालिटी ऑफ वाटर को ये इफ़ेक्ट करते हैं, वाटर की क्वालिटी कम हो जाती है, अच्छी नहीं रहती। नंबर 2 रिड्यूस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। H2O हम वाटर का फार्मूला लेते हैं, उसमें ऑक्सीजन मौजूद है और ये जो ऑक्सीजन है ये एक्वेटिक लाइफ के लिए ज़रूरी है। हम सांस ले रहे हैं, हमारे लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। जिस तरह ऑक्सीजन ना हो तो अल्टीमेटली हमारी डेथ है।
इसी तरह जितनी एक्वाटिक लाइफ है उसके लिए भी ऑक्सीजन ज़रूरी है। लेकिन इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट की वजह से क्या होता है, वाटर में जितनी ऑक्सीजन मौजूद है उसकी क्वांटिटी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से एक्वाटिक लाइफ को भी ख़त्म होने का ख़तरा है। उसके बाद बेटा एक टर्म आ जाती है लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग प्रोसेस की जो डिटेल में डेफिनेशन है एग्रीकल्चर इफ्लुएंट्स में आएगी, लेकिन यहाँ पर इसका कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ ताकि आगे जब हम वहाँ पर पहुँचे तो आपके जहन में पहले से ही लीचिंग प्रोसेस मौजूद हो। अगर हम इसका उर्दू में मतलब लें तो इसका मतलब है रसना। रसना रसना क्या है? मिसाल के तौर पर इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स हैं, बहुत सारा पानी है जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट है, उसे किसी ओपन ग्राउंड में खुली जगह पर आप कह लें रिमूव कर दिया जाता है, वहाँ पर डाल दिया जाता है। उससे क्या होता है, वो पानी सिर्फ वहाँ मौजूद नहीं रहेगा, वो ज़मीन में जज़ब होगा, ज़मीन में रसेगा, और ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अब एक ही जगह पर अब अपना वाटर जो है वेस्ट वो निकाली जा रहे हैं, डाली जा रहे हैं। उससे क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता पानी ज़मीन में रसना शुरू कर देता है, और रसते रसते जो हमारा ग्राउंड वाटर है, ज़मीनी पानी है नीचे का, वहाँ तक पहुँच जाता है और उसके साथ मिल जाता है। उससे मिलने से क्या होता है, जो पानी ऊपर से लीचिंग प्रोसेस के थ्रू आया है उसमें बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स हैं, वो उस ग्राउंड वाटर को जो ज़मीन में पानी मौजूद है उसे भी कंटेमिनेट कर देता है। अब उस ग्राउंड वाटर को हम पीने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वॉशिंग पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हम वही पोल्यूटेड ग्राउंड वाटर जो लीचिंग प्रोसेस की वजह से पोल्यूट हुआ इस्तेमाल करते हैं तो उसके बहुत से इफ़ेक्ट्स हमारे ऊपर नज़र आते हैं। तो देखें, इंडस्ट्रियल वेस्ट लीचिंग प्रोसेस के थ्रू भी हमें इफ़ेक्ट कर रहा है। उसके बाद बेटा इसमें लास्ट पॉइंट है इफ़ेक्ट्स में मेटल पॉइजनिंग। बहुत सारी मेटल्स भी जो हैं इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स में जो रिलीज़ कर दी जाती हैं, डायरेक्टली डिस्चार्ज कर दी जाती हैं। क्या होता है, जब हम वो पोल्यूटेड वाटर इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो मेटल से सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा मिकदार मेटल्स की हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे पूरे आप कह लें जितने भी ऑर्गन सिस्टम हैं उनको ये इफ़ेक्ट करती है। आपकी जो ये बुक है इसमें 3 मेटल्स के बारे में बताया गया है, कैडमियम, लेड और मरकरी। इन 3 की पॉइजनिंग की बात की गई है। अब इन तीनों का फ़र्क, ये तीनों किन किन चीज़ों को इफ़ेक्ट करती हैं, आपने MCQs के हवाले से भी जहन में रखना है और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी जहन में रखना है। कैडमियम के बारे में वो कहता है कि ब्लड प्रेशर इससे बढ़ता है, अगर इसकी ज़्यादा ओवर आप कह लें डोज हो जाए या आपकी बॉडी में अकोमुलेट हो जाए। किडनी को इफ़ेक्ट करती है, हमारे रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेड पॉइजनिंग भी हमारी किडनी, हमारे लीवर और हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड उसे इफ़ेक्ट करती है। मरकरी की पॉइजनिंग से न्यूरोलॉजिकल डैमेज, हमारा नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स, नर्व्स, वो सारी चीज़ें हमारी डैमेज होती हैं। तो ये भी नर्वस सिस्टम की बात ही हो रही है। तो ये है ओवरऑल इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, जिसमें मैंने देखा इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स क्या हैं, उसके अलावा इफ्लुएंट्स डायरेक्टली के अलावा इनडायरेक्टली जो वाटर यूज़ हो रहा है उन्हें वॉश करने के लिए वो भी इफेक्ट करता है। मुख्तलिफ उसके इफेक्ट स्टडी किए, क्वालिटी ऑफ वाटर को रिड्यूस करती हैं, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाती है, लीचिंग प्रोसेस, मेटल पॉइजनिंग। इसके बाद जो सेकंड चीज़ एक्सप्लेन की गई है वो है डोमेस्टिक इफ्लुएंट्स, कि हमारे जो घरेलू वेस्ट हैं, घरेलू वेस्ट में सबसे पहले जो बात है वो डिटर्जेंट्स की आ जाती है। डिटर्जेंट का इस्तेमाल आजकल बहुत बढ़ गया है। ये एक क्वेश्चन भी है कि डिटर्जेंट का इस्तेमाल क्यों बढ़ गया है सोप के मुकाबले में, साबुन के मुकाबले में। डिटर्जेंट का इस्तेमाल इसलिए बढ़ गया है कि काम करने की एफिशिएंसी ज़्यादा है। किस तरह से? हमने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर वो है जो गुड लेदर प्रोड्यूस करे, हार्ड वाटर वो है जो गुड लेदर प्रोड्यूस ना करे सोप के साथ। अब हार्ड वाटर में सोप का इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन डिटर्जेंट्स वहाँ पर भी काम करते हैं जहाँ पर हार्ड वाटर हो। वहाँ हम सोप इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन डिटर्जेंट वहाँ पर इजीली इस्तेमाल हो जाता है। ये इसका एक एडवांटेज है कि जहाँ साबुन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, खारा पानी है, वहाँ पर हम डिटर्जेंट का इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके अलावा डिटर्जेंट का इस्तेमाल एसिडिक मीडियम में भी कर लिया जाता है। कोई अगर आप कह लें इंडस्ट्री है, उसको वॉश करने के लिए भी डिटर्जेंट का इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन इन एडवांटेज के साथ साथ इसके डिसएडवांटेज भी हैं। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज डिटर्जेंट का क्या है, डिटर्जेंट का यूज़ क्यों बढ़ रहा है, ये भी अलग से क्वेश्चन है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है, नुकसान क्या है, वो भी क्वेश्चन है। अब डिसएडवांटेज ये है कि डिटर्जेंट्स नॉन बायोडिग्रेडेबल है।
नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायो मीन्स लाइफ, डिग्रेड तोड़ना, ऐसी चीज़ें जिनको बैक्टीरिया और फंजाई डिकम्पोज कर दें, जैसे हमारी बॉडीज़ हैं, मुख्तलिफ एनिमल्स की बॉडीज़ हैं, वो हैं बायोडिग्रेडेबल, जिन्हें लाइफ डिकम्पोज कर दे। बैक्टीरिया आपने पढ़ा होगा, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स, तो यहाँ डिकम्पोजिशन की बात हो रही है। बायोडिग्रेडेबल वो चीज़ें जो डिकम्पोज हो जाएं बैक्टीरिया और फंजाई से। नॉन बायोडिग्रेडेबल में वो चीज़ें आ जाती हैं जिन्हें बैक्टीरिया और फंजाई डिकम्पोज नहीं कर सकते। अब जो डिटर्जेंट्स हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, इन्हें बैक्टीरिया और फंजाई डिकम्पोज नहीं करते, यही इनका डिसएडवांटेज है। उससे होता क्या है आगे डिस्कस करते हैं। आपने नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल का फ़र्क भी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से जहन में रखना है कि जिन्हें बैक्टीरिया फंजाई डिकम्पोज कर दें वो बायोडिग्रेडेबल, और जिन्हें ना कर सकें वो नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, बैक्टीरिया फंजाई इन्हें डिकम्पोज नहीं कर सकता। इनमें मौजूद होते हैं फॉस्फेट साल्ट, डिटर्जेंट्स में फॉस्फेट साल्ट मौजूद होता है। एमसीक्यूज़ है, जहन में रखिएगा कौन सा साल्ट डिटर्जेंट में मौजूद होता है। फॉस्फेट साल्ट की वजह से जब ये डायरेक्टली पानी में कहीं मिसाल के तौर पर किसी नहर में डिस्चार्ज हो गया ये पानी जिसमें डिटर्जेंट बहुत ज़्यादा है, तो फॉस्फेट साल्ट क्या करता है, फॉस्फेट साल्ट की वजह से एलजी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एलजी अगर हम आम ज़ुबान की बात करें तो उसे काई भी बोलते हैं। अक्सर आपने देखा होगा ग्रीन ग्रीन जहाँ पर पानी मौजूद होता है, ज़्यादा देर रहे वहाँ पर ये एलजी प्रोड्यूस हो जाती है। फॉस्फेट साल्ट की वजह से बहुत ज़्यादा एलजी प्रोड्यूस हो जाती है। अब एलजी क्या करती है, ये पानी की सरफेस के ऊपर आ जाती है, पानी की जो सतह है उसके ऊपर आ जाती है और सतह को कवर कर लेती है। जब ये सतह को कवर कर लेती है तो इसके दो नुकसान हैं। दो नुकसान कौन से, सबसे पहला ये कि सनलाइट को पानी में ज़्यादा गहराई तक जाने नहीं देती, पानी में सनलाइट नहीं पहुंचती, ये उसे सरफेस पे ही रोक लेती है। दूसरा नुकसान ये है कि अल्टीमेटली एलजी की डेथ होनी है। जब इनकी डेथ होनी है तो ये प्लांट्स ही हैं, इनको बैक्टीरिया ने डिकम्पोज करना है। डिटर्जेंट्स नॉन बायोडिग्रेडेबल थे, उन्हें बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर सकता था, लेकिन डिटर्जेंट में फॉस्फेट साल्ट था जिसकी वजह से एलजी की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई। अब जब एलजी की डेथ हुई तो एलजी ने डिकम्पोज होना है। जब बैक्टीरिया एलजी को डिकम्पोज करता है तो तब होता है दूसरा बड़ा नुकसान, बैक्टीरिया उसे डिकम्पोज करते हुए वाटर में ऑक्सीजन को यूज़ करता है, वाटर में जो मौजूद ऑक्सीजन है उसको यूज़ करता है। अब वाटर में ऑक्सीजन जितनी भी है उसे बैक्टीरिया यूज़ कर लेता है, तो जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है उसे ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलती, तो अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती है। तो डिटर्जेंट से मुख्तलिफ प्रोसेस के, तो लाजमी नहीं कि वो डायरेक्टली इफेक्ट करें, जैसे हमने यहाँ पर देखा इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस का डायरेक्ट इफेक्ट तो है ही है लेकिन इनडायरेक्ट इफेक्ट भी है। उसी तरह से फॉस्फेट साल्ट की वजह से एलजी क्या करती है, सनलाइट को भी जाने से रोकती है। जब एलजी की डेथ हो जाती है तो उसकी डिकम्पोजिशन में बैक्टीरिया पानी की ही ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं, और वो ऑक्सीजन असल में एक्वेटिक लाइफ के इस्तेमाल की होती है जिसको वो इस्तेमाल नहीं कर सकते और इनकी ज़िंदगी को ख़तरा होता है। तो ये है डोमेस्टिक इफ्लुएंट, डोमेस्टिक वेस्ट और उसके असरात। ओवरऑल ये अलग अलग भी आपसे लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है और बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन में इन सब में है। अगर हम डोमेस्टिक इफ्लुएंट्स को भी देखें तो डिटर्जेंट्स का पूछा जा सकता है, उनका यूज़ क्यों बढ़ रहा है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, कैसे एलजी जो है वो पानी में ऑक्सीजन की कमी का बायस बनती है। तो ओवरऑल ये सारी बातें जब आप समझ लेंगे तो आपको याद करना बहुत आसान होगा। तीसरा जो हमने सोर्स पढ़ना है वो है एग्रीकल्चर इफ्लुएंट्स, एग्रीकल्चर वेस्ट, जो बड़ी वजह है वाटर पोल्यूशन की। एग्रीकल्चर वेस्ट में क्या होता है, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स के बारे में आप पढ़ चुके होंगे। फर्टिलाइज़र्स हम ज़मीन में मोस्टली फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पेस्टिसाइड्स पेस्ट किलिंग है, वीड्स, हर्ब्स वगैरह पेस्ट इन सब के लिए इस्तेमाल हो जाती हैं। जनरल ये डेफिनेशन होगी इनकी प्रॉपर आपकी बुक में, फर्टिलाइज़र की भी और पेस्टिसाइड की डेफिनेशन भी दी गई है, वो आपने अच्छे से तैयार करनी है। अब
फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की वजह से वाटर पोल्यूशन कैसे होती है, ये चीज हमने समझनी है। उसकी सबसे बड़ी वजह है इंटेंसिव कल्टीवेशन। इंटेंसिव बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन, किसी भी चीज़ का उगाना। अगर एक ज़मीन है तो उसमें मुख्तलिफ मिनरल्स मौजूद हैं, फास्फोरस भी है, नाइट्रोजन भी है, सल्फ़र भी है, बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि हम एक ही फसल को बार बार उगाते हैं। मिसाल के तौर पर शुगर केन है, हम उसे बार बार उगा रहे हैं। शुगर केन को अगर हम फ़र्ज़ करें ज़मीन में से चाहिए सल्फ़र, अब एक सीज़न उसने ज़मीन में से सल्फ़र इस्तेमाल किया तो क्या हो गया, सल्फ़र की कमी हो गई। अब करना ये चाहिए कि अगले सीज़न कोई और फसल उगानी चाहिए ताकि सल्फ़र की जो कमी हुई थी शुगर केन की वजह से वो पूरी हो और अगली फसल को कोई और मिनरल रिक्वायर हो। लेकिन क्या किया जाता है, दोबारा से ही शुगर केन की फसल को उगाया जाता है। अब सल्फ़र पहले कम है या नाइट्रोजन पहले कम है, उसकी कमी को पूरा करने के लिए फिर इस्तेमाल किया जाता है फर्टिलाइज़र्स का। जब फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल किया जाता है तो क्या होता है, इसी तरह पेस्टिसाइड का ही है, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल भी किया जाता है। उससे क्या होता है, यहाँ पर दोबारा से लीचिंग प्रोसेस हो सकता है। क्या है, आपने जो है खादें वगैरह जो है वो डाली हुई हैं, पानी है वो ज़मीन में जज़ब होकर ग्राउंड वाटर तक पहुँचेगा, हम उसे ड्रिंक करेंगे। सारी बातें हमने यहाँ पर इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट में डिस्कस की हैं। उसके अलावा दूसरी टर्म जो यहाँ पर यूज़ की गई है वो हमारे पास है रन ऑफ वाली टर्म। रन ऑफ में क्या होता है कि मिसाल के तौर पर ज़मीन जो है इसकी सतह कहीं पर भी एक जैसी नहीं है। अब कोई सतह है वो यहाँ पर है, ज़मीन मौजूद है, कोई यहाँ पर मौजूद है। उसकी वजह से होता क्या है, अब बारिश हुई, यहाँ पर फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया हुआ है, बारिश बहुत ज़्यादा है, सैलाब है, तो वो क्या करेगा, सारी चीज़ों को अपने साथ बहा के आगे ले जाएगा, उधर से और आगे चला जाएगा। अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं जाकर किसी वाटर बॉडी में, किसी लेक में, किसी नदी में, किसी नहर में जाके वो सारी चीज़ें गिरेंगी और उनमें क्या होगा, फर्टिलाइजर्स होंगी, मुख्तलिफ साल्ट्स होंगे, उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होगी। कौन कौन से साल्ट होंगे, फॉस्फेट और नाइट्रेट साल्ट। उनकी वजह से क्या होगा, ये सारा कुछ दोबारा से यहाँ रिपीट करना है। फॉस्फेट साल्ट की वजह से एलजी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, एलजी सनलाइट को भी रोकेगी। जब एलजी की डेथ होगी तो बैक्टीरिया उसे डिकम्पोज करेंगे और डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हैं तीन सोर्सेज जो वाटर पोल्यूशन का बायस बनते हैं, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, डोमेस्टिक इफ्लुएंट्स और एग्रीकल्चर इफ्लुएंट्स। इन सब की वजह से पानी पोल्यूट हो जाता है। अब पोल्यूटेड वाटर के क्या क्या असरात हैं वो बताए गए हैं, उनको भी आपने तैयार करना है। सबसे पहले हैजर्ड टू ह्यूमन हेल्थ, इंसानी सेहत के लिए ख़तरा है। बहुत सारी में डायरियल प्रॉब्लम, पेट की बीमारियां पोल्यूटेड पानी की वजह से होती हैं। ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि दूसरे जो जानवर हैं या परिंदे हैं वो भी पानी ड्रिंक करते हैं, उनके लिए भी पोल्यूटेड वाटर एक ख़तरा है। तीसरी चीज़ सबसे अहम, एक्वेटिक लाइफ। हमने तो चले बाद में पानी यूज़ करना है, लेकिन जो पानी में ज़िंदगी मौजूद है, फिशेज़ हैं, प्लांट्स हैं, उनको इनसे सबसे पहले पोल्यूटेड वाटर से ख़तरा है। यहाँ पर अगली बात हुई है एस्थेटिक क्वालिटी की। एस्थेटिक क्वालिटी का मतलब है, अगर आप लोगों को इसको देखकर, एई को देखकर कुछ याद आ रहा हो तो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक, एरोबिक और एनारोबिक तक की हम रहेंगे, उसका वर्ड याद आ रहा होगा। वहाँ पर हमने एरोबिक में बात की थी विद ऑक्सीजन, एनारोबिक विदाउट ऑक्सीजन। तो एस्थेटिक क्वालिटी से यहाँ पर भी वही मुराद है कि वाटर में मौजूद ऑक्सीजन की क्वालिटी या अमाउंट। जो वाटर पोल्यूट होगा उसमें ऑक्सीजन की मिकदार कम होगी, जिसकी वजह से जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है उसे मसाइल होंगे। जो पोल्यूटेड वाटर है ना तो ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ना ही वॉशिंग एंड क्लीनिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये था हमारा टॉपिक। वाटर पोल्यूशन से हमने स्टार्ट लिया कि ये क्या होती है, कैसे होती है, कौन कौन से ज़राए हैं जिनसे होती है, इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर, और एट द एंड हमने इफ़ेक्ट्स डिस्कस किए वाटर पोल्यूशन के, क्या क्या असरात हैं। पेज नंबर 144, 145 और 146 पे ये आपका टॉपिक है, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है और इसी टॉपिक से रिलेटेड एक टेस्ट योरसेल्फ है। अब हम उसके क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें क्या कुछ पूछा गया है। टेस्ट योरसेल्फ में आपका सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन इंडस्ट्रियल वेस्ट।
इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या है, हमने यहाँ अच्छे से डिस्कस किया। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको 144 पेज पे इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट के फर्स्ट पैराग्राफ में मिलेगी, वहाँ से आप लोगों ने करनी है। सेकंड क्वेश्चन है हाउ वाटर यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट इन इंडस्ट्रीज काजेज पोल्यूशन। जो पानी क्लीनिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है उसकी वजह से पोल्यूशन कैसे होती है। तो 144 पेज पर ही इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट का जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसकी सेकंड लास्ट लाइन में आप देखेंगे वाटर यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट इन इंडस्ट्रीज, यहाँ से आप स्टार्ट लेंगे और जो नीचे 4 पॉइंट्स दिए गए हैं उनसे ऊपर तक दिस रिजल्ट्स इन द पोल्यूशन ऑफ वाटर, यहाँ तक आप लोग राइट करेंगे। एक प्रॉपर आंसर बन जाएगा कि जो वाटर क्लीनिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन कैसे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई यूज ऑफ डिटर्जेंट्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। दिन ब दिन डिटर्जेंट का इस्तेमाल क्यों बढ़ रहा है, यानी दूसरा हम कहें तो एडवांटेज का पूछा गया है। नंबर 1 सोप के ऊपर एडवांटेज है उसका ये कि इसे हार्ड वाटर में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और एसिडिक मीडियम में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पेज 145 पे डोमेस्टिक इफ्लुएंट्स की आप फर्स्ट 3 लाइन्स करेंगे, दे कैन वर्क इवन इन एसिडिक सॉल्यूशंस, यहाँ तक इस क्वेश्चन के आंसर में। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डिकेइंग प्लांट्स कंज्यूम ऑक्सीजन। जो एल्गी या प्लांट्स डिके हो रहे हैं वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, सारी चीज़ें हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। 145 पेज पर ही हमारे पास डोमेस्टिक इफ्लुएंट का सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, या सेकंड पैराग्राफ उसे कह लें, उसकी सेकंड लास्ट लाइन में है डिकेइंग प्लांट्स बीइंग बायोडिग्रेडेबल। जो डिकेइंग प्लांट्स हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। कंज्यूम ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन वाटर, पानी में मौजूद ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। दस डेप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस, जिसकी वजह से ऑक्सीजन गैस डेप्लेट हो जाती है, कम हो जाती है। रिजल्ट्स इन डेथ ऑफ एक्वेटिक लाइफ, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ की डेथ हो जाती है। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स का क्या काम है। एग्रीकल्चर इफ्लुएंट पेज 145 पे उसकी सेकंड लाइन आप देखेंगे तो फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड टू मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन फास्फोरस एक्सेट्रा ऑफ द सॉइल बिकॉज ऑफ इंटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन रिसेंट ईयर्स। पिछले आप कह लें चंद सालों में ज़्यादा कल्टीवेशन की वजह से, बार बार एक ही फसल उगाने की वजह से ज़मीन में जो मुख्तलिफ मिनरल्स की कमी हो जाती है उनको पूरा करने के लिए फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ पेस्टिसाइड काज वाटर पोल्यूशन। पेस्टिसाइड की वजह से वाटर पोल्यूशन कैसे होती है, उसमें भी हमने देखा, लीचिंग प्रोसेस को भी देखा और रन ऑफ को भी डिस्कस किया। तो एग्रीकल्चर इफ्लुएंट्स में जो 2 पॉइंट्स दिए गए हैं उसके इफेक्ट्स वाले, वो आप लोग इस लास्ट क्वेश्चन में राइट करेंगे। तो उम्मीद है बेटा आप लोगों को टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा, इसे अच्छे से तैयार करें, बहुत अहम टॉपिक है ये। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।